सबसे पहले बात जेडीयू की करते हैं तो जेडीयू में आज उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। पटना में 17 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और अंतिम चरण में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया है। आज या कल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। देखिए 2019 के महाभारत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जेडीयू ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अपने उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होगा। आज या कल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो जाएगी और इस मंथन के दौरान जेडीयू के सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। 17 उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके नाम पर चर्चा होगी और 17 सीटें जेडीयू को मिली है और तमाम नामों पर आज ज्ञान चिंतन मंथन होगा। सीनियर लीडर भी होंगे और अंतिम चरण में है ये उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है और आज या कल ये कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। मनोहर पर्रिकर एडवांस पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे पर्रिकर ने रविवार को गोवा में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। बता दें कि मनोहर पर्रिकर गोवा के 4 बार तो सीएम रहे ही, रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने देश की सेवा की। पहली बार 24 अक्टूबर 2000, दूसरी बार 5 जून 2002, तीसरी बार 9 मार्च 2012, चौथी बार 14 मार्च 2017 को सीएम बने। इसके अलावा 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री रहे। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। रक्षा मंत्री के तौर पर तो पर्रिकर ने शानदार काम किया ही, गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ी। गंभीर बीमारी और सेहत में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद वो गोवा की सेवा करते रहे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर नाक में ड्रिप लगाए हुए ही ऑफिस जाते थे और नेताओं के साथ बैठक करते थे। मनोहर पर्रिकर की बहादुरी, जोश और जज्बे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में बीमारी की हालत में उन्होंने राज्य का बजट पेश किया था। फरवरी 2018 में पर्रिकर को बीमारी का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन वो जिंदगी की जंग से हार गए। पर्रिकर अब नहीं रहे, लेकिन वो एक सादगी पसंद, ईमानदार छवि के नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा के चुनाव से जुड़ी खबरों की ओर। तो लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीटों पर नामांकन होगा और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया
सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटें औरंगाबाद, गया सुरक्षित, नवादा और जमुई सुरक्षित सीट पर नामांकन होगा। 26 मार्च को नॉमिनेशन की जांच होगी, जबकि प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए होने वाले नामांकन के लिए जुलूस में 3 वाहन तक की अनुमति है, जबकि गाड़ियों को नॉमिनेशन सेंटर से 100 मीटर दूर रखना होगा। बता दें कि नवादा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बात औरंगाबाद लोकसभा सीट की करें तो यहां कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1965 है, जिसमें शहरी क्षेत्र में बूथों की संख्या 129 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1836 बूथ बनाए गए हैं। यहां कुल वोटर्स 17,37,821 हैं। तो वहीं जमुई सुरक्षित सीट के लिए कुल बूथ 1850 हैं। इनमें शहरी बूथ 160 जबकि ग्रामीण बूथ 1690 हैं। यहाँ कुल वोटर्स 17,09,356 हैं, जबकि नवादा लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए कुल 1899 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें शहरी बूथों की संख्या 156 है, जबकि ग्रामीण बूथ 1743 हैं। यहाँ कुल वोटर्स 18,92,017 हैं। इसके अलावा गया सुरक्षित सीट के लिए 340 शहरी बूथ बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण बूथों की संख्या यहाँ 1432 है। गया में कुल वोटर्स की संख्या 16,98,772 है। तो लोकतंत्र के महापर्व का औपचारिक आगाज उम्मीदवारों के नामांकन के साथ हो जाएगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने से नॉमिनेशन में कुछ दिन और लग सकता है। वहीं महागठबंधन में सीटों का गणित ही सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में विरोधी गुट की पार्टियों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का प्रेशर भी बना रहेगा। पटना से कुलभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इस कड़ी में आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे एलजेपी के प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा और उम्मीद जताई जा रही कि आज शाम तक सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। इधर एनडीए ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। 17-17 और 6 के फॉर्मूले में किस पार्टी के खाते में कौन कौन सी सीट गई है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। एक बार फिर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। जेडीयू ऑफिस में एनडीए की संयुक्त पीसी में सीटों का ऐलान किया गया। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 6 सीट सहयोगी दल एलजेपी को मिली है। हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है। बीजेपी के खाते में जो सीटें गई है वो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, महाराजगंज, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। हमारे यहाँ सब लोग मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं। उद्देश्य होता है हमारे यहाँ राजनीति करने का, और पूरे एनडीए उद्देश्य के लिए राजनीति कर रही है, इसलिए 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं जेडीयू के खाते में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा और गया सीट है। सीटों पर कौन लड़ेगा किस सीट पर, इसकी घोषणा जब कर दिया है तो हम उम्मीदवारों का नाम भी शीघ्र घोषणा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि एलजेपी के खाते में जमुई, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया, वैशाली और हाजीपुर सीटें गई हैं। निश्चित रूप से अब दावा करते हैं कि बिहार में 40 में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। मतलब 2019 के रण में सीटों के संख्या के बंटवारे के साथ साथ सीटों के सिलेक्शन तक एनडीए गठबंधन
महागठबंधन से आगे रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से नीलकमल, आनंद अमृतराज, अमित सिंह और ब्रजम पांडे की रिपोर्ट। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सवाल है सहयोगियों के लिए बीजेपी ने जो जीती हुई सीटें छोड़ी है, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? देखते हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। किस सीट से बीजेपी, किस सीट से जेडीयू और किस से एलजेपी चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान हो गया। लेकिन इस बंटवारे में बीजेपी को अपनी 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ी, जहां से 2014 में पार्टी के कैंडिडेट जीतकर संसद पहुंचे थे। इसमें जो सबसे हॉट सीट है वो है नवादा। 2014 में नवादा से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, जो इस बार एलजेपी के खाते में चली गई है। इसी तरह जेडीयू के लिए बीजेपी ने अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ी हैं। 2014 में गया से हरि मांझी जीते थे, जो अब जेडीयू के खाते में है। वहीं झंझारपुर से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे, जो इस बार जेडीयू के खाते में गई है। गोपालगंज से पिछली बार बीजेपी के जनक राम जीते थे, लेकिन इस बार यहां से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में होंगे। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे जीते थे, इस बार जेडीयू के खाते में है। वहीं सिवान से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव की सीट भी जेडीयू के खाते में चली गई है। जाहिर सी बात है, जिसका टिकट कटेगा वो दुखी होगा ही। और सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव ने अपने दुख का इजहार एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था। लेकिन जब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो वो सवाल टाल गए। टिकट कटने के बाद कहा कि मुझे ईमानदारी का इनाम टिकट काटकर। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ 40 की 40 एनडीए जीतेगी। हमारे यहाँ सब लोग सिद्धांत आधारित राजनीति करने वाले लोग होते हैं। हालांकि पिछली बार 2 सीट जीतने वाली जेडीयू इस बार 17 सीट पर चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन दरभंगा एक ऐसी सीट है जिस पर सीएम नीतीश कुमार के खासम खास संजय झा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को नहीं छोड़ा। जब संजय झा पर सवाल हुआ तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भी जवाब देने से बचते दिखे। संजय झा चुनाव लड़ना चाहते थे दरभंगा से, लेकिन इस बार दरभंगा की सीट से अभी व्यक्ति पर मैं नहीं कहूंगा। बहुत से उम्मीदवार बहुत जगह लड़ना चाहते थे। अब सीटें बंट गई, नाम का ऐलान भी 1-2 दिन में हो ही जाएगा। लेकिन इस सीट बंटवारे की भेंट जिन नेताओं की सीटें चढ़ी हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर महागठबंधन में सीटों का गुणागणित सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। बिना नाम लिए कांग्रेस को लेकर तेजस्वी के ट्वीट ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। मामला कितना गंभीर है, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली लौट गए। महागठबंधन में महापेंच, नहीं हल हो रहा सीटों का गणित। तेजस्वी के ट्वीट ने बढ़ाई खटास। जी, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी बैठक हो रही है, बात उतनी ही उलझती चली जा रही है। शनिवार को तेजस्वी की ट्वीट से तो महागठबंधन में और भी खटास बढ़ गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की ट्वीट से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। अब नाराज हो भी क्यों ना, तेजस्वी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर इतना बड़ा हमला जो बोल दिया। संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों के घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। अब वो क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार चर्चा निश्चित रूप से होगी आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं वो इस बात को समझें। महागठबंधन में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आए, लेकिन पटना एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली लौट गए। पता चला बुलावा आया है। मुंह से 1-2 दिन में सब कुछ ठीक होने की बात कहते रहे, लेकिन चेहरे ने चुगली कर दी। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। लगभग बात पूरी हो चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर आप सब लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। बहुत कठिनाई नहीं है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है, इसके चलते विलम्ब हुआ है, लेकिन हो जाएगा। 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कब तेजस्वी करेंगे, लेकिन अब 1 से 2 दिन में हो जाएगा।
क्या कुछ दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे कुछ बैठक है, क्या है? बैठक का सिलसिला तो चलेगा ही जब तक डिसीजन न हो जाए। दूसरों की बात दूसरा होगा। चुनाव सर पर है, 18 से नॉमिनेशन है और महागठबंधन के नेता अभी ट्विटर पर ही चहचहा रहे हैं। सवाल है कि अब तक सहयोगियों से लड़ने वाले महागठबंधन के महारथी एनडीए के रणबांकुरे से लड़ पाएंगे। पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चुनाव प्रभारी मंगल पांडे के साथ साथ तमाम पदाधिकारी और सीनियर लीडर मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी कैंपेन कमेटी की बैठक हुई। इसमें कैंपेन कमेटी के सदस्य अर्जुन मुंडा ने हिस्सा लिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज एक बैठक हुई मैनिफेस्टो कमेटी की, संकल्प पत्र समिति की, जिसमें सभी वरीय लोग थे और काफी चर्चा हुई और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के जो एक कमिटमेंट है, एक डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर में काफी चर्चा हुई और बहुत अच्छा देश के समस्त नागरिकों को समग्र विकास के साथ सशक्त भारत की दृष्टि से एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित किया जाएगा। इस पर पूरा काम चल रहा है और आगे भी इसकी चर्चा जारी है। झारखंड महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान बाकी है, तो वहीं बीजेपी और आजसू ने पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों ने साझा चुनाव प्रचार से लेकर आपसी समन्वय से कार्यक्रम तय करने का फैसला भी कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस महागठबंधन। महागठबंधन से मिलकर लड़ेंगे बीजेपी आजसू। लोकसभा चुनाव के लिए चलाएंगे साझा अभियान। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान बाकी है, लेकिन एनडीए में बीजेपी आजसू के बीच 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। 13 सीटों पर बीजेपी, जबकि गिरिडीह सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के संकल्प के साथ दोनों दलों ने साझा चुनाव अभियान चलाने का फैसला लिया है। बूथ से प्रदेश स्तर तक आपसी समन्वय बनाकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी और आजसू जिले स्तर में विभिन्न प्रकार की जो बैठकें होगी वह समन्वय बना करके हमारा भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आजसू के जिला के अध्यक्ष और एनडीए के सभी प्रमुखों का समन्वय स्थापित करके हम बैठेंगे। ऐसे तो आजसू हमारा बहुत पहले से ही हमारा चुनावी गठबंधन है। हम मिलकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इस संयुक्त अभियान में संयुक्त रूप से एक बड़े जीत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोग आज से काम करेंगे। सत्ता में साझेदार होने के बावजूद कई मसलों पर सरकार पर सवाल उठाने को लेकर भी सुदेश महतो ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ विषय पर सरकार और पार्टी की अलग अलग राय रहती है, जिस पर वे आवाज बुलंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर आजसू को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आजसू पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल गैंग है जिसका काम है बार्गेन करना। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लगता है कि आजसू पार्टी का जो जन्मधार धीरे धीरे जो जमीन खिसकते जा रही है, उसको फिर दोहराने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव की रणभेरी के साथ ही एनडीए के रणबांकुरों का भी ऐलान होने जा रहा है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ही उलझा है। रांची से भुवन और उपेंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18। इधर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया कि महागठबंधन के सभी पेच सुलझ गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा, जल्दी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन में वाम दलों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। सभी कुछ सुलझ चुका है, वो बातें रखी गई है और इस पे कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं और ये बात फिक्स है कि कांग्रेस
जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी महागठबंधन में है, लेकिन हमारा प्रयास रहा है और हमारा सुझाव भी था कि वाम दल को भी इसमें शामिल किया जाए और इस पर अभी भी उनके लिए दरवाजा खुला है, ऐसा मुझे लगता है। और भले ही हेमंत सोरेन ऑल इज वेल का दावा कर रहे हो, लेकिन झारखंड में विपक्षी दलों के गठबंधन की राह इतनी आसान नहीं है। आरजेडी के तेवर से एक बार फिर इस गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। झारखंड आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय सिंह ने कांग्रेस को आंखें दिखाते हुए साफ कर दिया कि आरजेडी हर हाल में पलामू और चतरा दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगा और इससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि महागठबंधन में चर्चा यह है कि पलामू या चतरा में से कोई एक सीट आरजेडी को मिल सकती है। वहीं गठबंधन की सहयोगी जेएमएम संजय सिंह के बयान को खास तवज्जो नहीं देती है।